गरीब बहू के खानदानी ससुराल में पुश्तैनी रिवाज। कितनी गर्मी हो रही है और ऊपर से मेरी ससुराल में कोई कूलर या एसी भी नहीं है। इस ज्वेलरी से भी मुझे बड़ी उलझन हो रही है। मजा आ गया। ऐसा लगा जैसे गर्दन से 5 किलो वजन को कम किया हो। वैसे मेरे ससुराल वालों को मानना पड़ेगा, बड़ी महंगी ज्वेलरी और भारी शादी का जोड़ा दिया है मुझे। इसकी तो कढ़ाई भी पुरानी और खानदानी लग रही है। धानी ऐसे ही अपने शादी के जोड़े और ज्वेलरी को देखने लगी। सारा सामान देखने से बहुत ही ज्यादा हैवी लग रहा था। धानी एक गरीब परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी शादी एक बहुत ही अमीर और पुश्तैनी खानदान में हुई थी। अभी धानी कमरे में बैठी हुई अपनी ज्वेलरी ही उतार रही थी कि तभी कमरे में उसकी जेठानी आई। मैं अंदर आ जाऊं? अरे भाभी आप आइए ना, ऐसे पूछ क्यों रही हैं? अरे धानी, तुम तो नई नवेली बहू हो, ये सारे जेवर क्यों उतार बैठी हो? भाभी बहुत उलझन आ रही थी मुझे इन सब से, तो बस मैंने उतार दिए। नहीं धानी, उलझन आए या चाहे जो हो, ये सब चीजें तुम्हें पहननी ही पड़ेंगी क्योंकि ये हमारे घर के रिवाज में शामिल है। अब ये सारी ज्वेलरी तुम दोबारा से पहन लो, क्योंकि अगर माँ जी ने तुम्हें ऐसे फीका सा बैठा हुआ देख लिया ना तो फिर वो गुस्सा करेंगी। तुलसी की बात सुनकर बेचारी धानी ने सारी उतारी हुई ज्वेलरी को वापस से पहन लिया। हाँ, अभी लग रही हो तुम हमारे घर की बहू। अब जब तक रात ना हो जाए ये ज्वेलरी उतारना नहीं। और देखो, मैं यहाँ तुम्हें कल के कपड़े देने को आई थी। कल इन्हीं कपड़ों को और जेवरों को पहनकर तैयार हो जाना। तुलसी ने ऐसे बोलकर एक थाल को धानी के कमरे में रख दिया। थाल के अंदर जेवर और कपड़े थे, लेकिन धानी ने उन्हें उठकर देखा भी नहीं क्योंकि वो अपने भारी भरकम कपड़ों और जेवरों से थक चुकी थी। इसी तरह से एक दिन बीत गया और आज के दिन धानी वही कपड़े पहनकर तैयार हुई जो तुलसी रख कर गई थी। भारी कढ़ाई की साड़ी और साथ में भारी ज्वेलरी, लटकन वाली चूड़ी और कंगन वगैरह धानी ने पहने और फिर वो नीचे को आई। नीचे अपनी सास वगैरह को भी देखकर वो हैरान हो गई क्योंकि वो सब आज के दिन भी बिल्कुल राजवाड़ों की तरह तैयार थे। मेरी सास तो आज भी इस तरह से तैयार है जैसे मानो इनके बेटे की बारात ही चढ़ रही हो। नमस्ते माँ जी। वाह, अति उत्तम बहू, तो बहुत सुंदर लग रही है। शुक्रिया माँ जी। बहू, अब तेरी पहली रसोई की रस्म का समय है। जा रसोई में जाकर सबके लिए मीठी भात और दाल बना दे। माँ जी, पहली रसोई में मीठी भात और दाल कौन खाता है? बहू, पहले दिन नई बहुएं ऐसे सवाल नहीं करती। दुल्हन तो जितनी ज्यादा चुप हो उतनी ही अच्छी लगती है। जया की बात को सुनकर धानी चुप हो गई और अपनी रसोई में आ गई। रसोई का हाल देखकर धानी की आंखें फट गईं। जहां मायके से 1000 सपने लिए धानी ससुराल आई थी, वहां ससुराल में उसने देखा कि उसकी रसोई में कुछ भी नहीं था। कोई भी नए जमाने की सुख सुविधा उसके अंदर नहीं थी। बड़े बड़े तांबे के बर्तन थे और साथ में एक मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था। सुनिए, क्या मुझे इस रसोई में खाना बनाना है? अजी मेम साहब, इस जगह पर आपको खाना बनाना है। हमारी बड़ी मालकिन भी इसी में बनाई है। नौकरानी साहिबा, तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ धानी को सब कुछ अच्छे से बता दूंगी। तुलसी के आ जाने से धानी को थोड़ा सही महसूस हुआ। तुलसी धानी को रसोई में लेकर गई और उसे सभी बर्तनों को इस्तेमाल करने और चूल्हा फूंक कर जलाने का तरीका बताया। तुलसी की मदद से धानी ने अपनी पहली रसोई बनाई और उसने खाना टेबल पर लगाया। जब वो टेबल पर खाना लगा रही थी तब धानी अपने घर का सामान देखकर और घर को देखकर हैरान थी। मेरा घर तो देखने से कोई पुरानी कोठी जैसा लगता है। लकड़ी का पुश्तैनी सा सामान, साथ में इसकी बनावट, सब कुछ पुराने जमाने जैसी है। धानी ऐसे ही सोचने लगी। कुछ देर के बाद जब सभी घर के मर्द आ गए तब सबने नई बहू के हाथों का खाना खाया। अरे जया, तुम्हें पता है आज मेरा एक खास दोस्त आ रहा है, तो तैयारी रखना, वो बस 1 घंटे में आते ही होंगे। जी। खाना खाने के कुछ देर बाद राजेंद्र का दोस्त आ गया। धानी के ससुराल की कोठी में एक जगह पर्दा लगा हुआ था। अगर कोई भी गैर मर्द घर में आता था तो उसे पर्दे के इस पार ही रखा जाता था और साथ ही घर की औरतें उसकी खातिरदारी में कुछ नहीं करती थी। माँ जी, वहाँ बाबा के दोस्त बैठे हुए हैं, आप कहें तो मैं उन्हें पानी देकर आ जाऊँ। पानी? और वो भी तू देकर आएगी? वो बेकार की बातें मत कर। हमारे घर में मर्दों को मर्द और औरतों को औरत ही देखती हैं। और ये मुंह क्यों खोले हुए? तेरे ससुर जी ने अगर तुझे गैर मर्द की मौजूदगी में ऐसे देख लिया तो घर को सर पर उठा लेंगे। घूंघट कर और मेहमान के खाने पीने का बस इंतजाम कर, बाकी वहाँ पहुँचाने का काम नौकर कर देंगे। अपने परिवार की ऐसी पिछड़ी हुई सोच को देखकर धानी को काफी अजीब सा लगा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने बस घूंघट किया और सभी की बातों को वैसे ही माना जैसे जैसे उससे बोला गया था। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन सभी बैठे हुए खाना खा ही रहे थे कि तभी धानी बेध्यानी में अपनी जेठानी से बोल पड़ी। भाभी, मेरे साथ शाम के वक्त आप बाजार चलोगी क्या? मुझे कुछ सामान लाना है। धानी के इतना बोलते ही व्योम, राजेंद्र और राजीव का खाना खाते खाते हाथ ही रुक गया और राजेंद्र गुस्से में बोला,
बहू तू जानती है क्या कि हमारे घर में बहुएं किस तरह से रहती हैं? हमारे घर की नारी बाहर नहीं निकलती। जो भी सामान है हमें बताओ, हम ले आएंगे, या इतने नौकर हैं उनसे बोल दो ये ले आएंगे। क्यों बाबा, क्यों नहीं निकलती? 1947 में तो देश आजाद हो चुका है ना? या आप उससे कम में ही जी रहे हो? बहू! राजेंद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने आवाज को ऊंचा किया तभी लाइट चली गई और सारे घर में अंधेरा छा गया। कोई कुछ नहीं देख पा रहा था कि तभी धानी के पति राजीव ने एक माचिस को जलाया और उसके उजाले से मशाल में आग जलाई। मां, लाइट चली गई। धानी, आइंदा अपने मुंह से इस तरह बाहर जाने की बात नहीं निकालना। अभी तो लाइट चली गई तो बाबा का ध्यान भटक गया, मगर आगे अगर तुमने इस तरह की बातें की तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव की बात को सुनकर धानी चुप हो गई, लेकिन वो अपने ससुराल वालों की पुश्तैनी सोच को देखकर हैरान थी। उसके घर में लाइट जाने के बाद रोशनी करने को कोई इन्वर्टर भी नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन धानी के ससुराल के सभी लोग एक बहुत ही ज्यादा अमीर घराने की पार्टी में जाने वाले थे। माँ, मैं बाबा से तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आपसे तो बोल सकती हूँ ना। बाबा को बोलना है कि आज वो अपने पुश्तैनी तरीके से तैयार ना हो, क्योंकि पार्टी में देश विदेश के अमीर लोग आने वाले हैं और उनके बीच में भी तो हमें अपनी इज्जत को बचाना है। अच्छा, तो इसका मतलब पुश्तैनी तरीके से तैयारी करना तुझे बेइज्जती लगता है? देख बहू, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वैसे ही जाएंगे। रहने दो भाभी, चाहे जो हो जाए, हमारे घर आने को बात समझ आने वाली नहीं है। हम तो 200 साल पीछे ही रहेंगे। किसी ने भी धानी की बात को नहीं समझा। अंत यही हुआ कि जैसे वो लोग घर में रहते थे वैसे ही वो लोग उन रईसों की पार्टी में भी गए। गर्मी का मौसम था, ऐसे में जहां पार्टी में सभी डिसेंट लोग थे वहीं पुश्तैनी परिवार अलग ही जुगनुओं की तरह चमकने लगा और लोग उनका मजाक बनाने लगे। ओहो, यहाँ कोई मेट वाला शो नहीं हो रहा है जो आप सभी ऐसे ड्रेसेस को कैरी करके आए हो। बहन, यहाँ सभी डिसेंट लोग हैं, तुम्हें जुगनू की तरह यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सभी यहाँ पैसे वाले ही हैं, लेकिन ऐसे कौन शो ऑफ कर रहा है? सभी लोग ऐसे ही पुश्तैनी परिवार का मजाक बनाने लगे, जिसकी वजह से जया, राजेंद्र और परिवार के सभी सदस्यों की नजरें शर्म से झुकने लगी। अब उन्हें आज की दुनिया दिखाई दे रही थी। अभी वो सभी नजरें झुकाए हुए खड़े थे कि तभी उन सभी के फेवर में धानी बोली। क्या है आप सभी लोगों को हम सभी से क्या दिक्कत है? आप भी पार्टी में आए हो, हम भी पार्टी में ही आए हैं। आपने वेस्टर्न पहना है, हमने इंडियन, तो इसमें गलत क्या है? आप सभी की सोच छोटी है, हमारे कपड़ों में कोई खराबी नहीं है। धानी की बात को सुनकर पार्टी के सभी लोगों का मुंह बंद हो गया। वहीं धानी के ससुराल वाले भी ये देखकर हैरान थे कि धानी उनकी साइड ले रही थी। धानी की हाजिर जवाबी के बाद कोई भी कुछ नहीं बोला और पूरा परिवार वापस घर को लौटने लगा। जब वो सभी लौट रहे थे तब राजेंद्र धानी से बोला, माफ कर दे धानी बेटा, तू सही बोल रही थी, लेकिन हमने तेरी बात को नहीं माना और हमारी बेइज्जती हुई। लेकिन आज की घटना से तूने हमारी आंखें भी खोली और इज्जत को भी बचाया। पुश्तैनी होना सही है, लेकिन एक हद तक मैं ये जान गया हूँ, आज से मैं तुम पर रोक टोक नहीं लगाऊंगा। जैसा वक्त है उसके साथ चलने दूंगा। राजेंद्र की बात को सुनकर धानी खुश हो गई और साथ ही तुलसी और अवनी को भी अपने जेल जैसे घर में आजादी मिली। अब पुश्तैनी परिवार भी नए तौर तरीके अपना रहा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे, मैंने ऐसी लड़की पहली बार देखी जिसकी गर्दन ही नहीं है। अब समझ में आया कि छोटी बहन की पहले शादी क्यों हो गई। जहां शांति पूरी शादी में खुशबू का मजाक बना रही होती है तो वहीं रवि ये सब देखकर बहुत उदास होता है और सपना अपने देवर से कहती है, क्या हुआ देवर जी? मजाक मेरी भाभी की बहन का बन रहा है और दुखी आप हो रहे हैं। भाभी, माँ को उसका ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है गर्दन लंबी हो या छोटी? और मुझे तो वो बहुत पसंद है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। आप कुछ करो ना। देवर जी, काश कि इसमें आपकी कोई मदद कर सकती, पर आपने देखा ना माँ जी ने कैसे मजाक बनाया। इतना बोलकर सपना वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि अपने साथ खुशबू को लेकर घर आता है, जहां खुशबू को देख एक बार फिर शांति का गुस्सा बढ़ जाता है। तूने सोच भी कैसे लिया कि तुझ जैसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, और तेरे ऊपर इसके प्यार का बुखार कब से चढ़ गया? पर माँ, मुझे खुशबू पसंद है, फिर आपको क्या दिक्कत है? मान जाओ ना। मुझे क्या दिक्कत है? अरे प्यार अंधा होता है, इसीलिए तुझे नहीं दिख रही है इसकी गर्दन, पर मुझे तो दिख रही है। मैं तेरी शादी इससे तभी कराऊंगी जब इसकी गर्दन बड़ी होगी। अगर मेरे बेटे से शादी करनी है तो अपनी गर्दन बड़ी करके आ। शांति साफ साफ मुंह पर मना कर देती है, जिसके बाद रवि अपनी भाभी से मदद मांगता है। भाभी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। जादू, टोटका, ऑपरेशन कुछ भी कीजिए, पर हमारी मदद कीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब
साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगी। इतना बोलकर सपना रवि और खुशबू को एक जादू टोटका करने वाली औरत के पास ले जाती है, जहां वो उसे सारी बात बताती है। दीदी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। आप तो जादू करने में महान हैं। ये दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मेरी सास उनकी शादी के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा करो कि खुशबू की गर्दन लंबी हो जाए और मेरी सास इसे अपना ले। ठीक है बेटिया, अभी रुक, अभी मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ, उसके बाद इसकी गर्दन लंबी हो जाएगी और इसके पास ऐसी शक्तियाँ भी आ जाएंगी जिससे ये अपनी गर्दन को अपनी मर्जी से छोटी और बड़ी कर सके। इतना बोलकर तांत्रिक पास में एक मैजिकल बाउल रखती है और उसके ऊपर हाथ फहराते हुए कुछ मंत्र पढ़ती है। ओम ड्रीम ग्रीम जामुंडाय विच्चे स्वाहा, भूतकाल भविष्य बदलिंग इस लड़की की गर्दन लंबी कर दींग। इस तरह सपना खुशबू पर जादू करवाकर घर आती है और अगली सुबह जब खुशबू रवि और सपना से मिलती है तो उसकी गर्दन जिराफ जितनी लंबी हो जाती है। दीदी, लगता है जादू उल्टा हो गया। मेरी गर्दन तो जिराफ जितनी लंबी हो गई। अब मैं क्या करूं? अरे भूल गई, उस तांत्रिक औरत ने क्या कहा था। तुम्हारे पास कुछ जादुई शक्ति है, तुम अपनी हिसाब से गर्दन को छोटी भी कर सकती हो। मन में सोचो, गर्दन छोटी हो जाएगी। सपना के कहने पर खुशबू मन में सोचती है और उसकी गर्दन नॉर्मली लोगों की तरह छोटी हो जाती है, जिसके बाद रवि उसके साथ कोर्ट जाता है और वहां से शादी करके सीधा अपने घर आता है। माँ, तुमने कहा था ना अगर खुशबू की गर्दन लंबी हो जाएगी तो तुम उसे अपना लोगी। देखो, अब खुशबू की गर्दन लंबी हो चुकी है। पर ये कैसे हो सकता है? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? माँ, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे घर की वही लड़की बहू बन गई जिसका तुमने मजाक बनाया था। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि अब आप अपनी छोटी बहू को अपना ही लो। अब तो उसकी गर्दन भी लंबी है। शांति अपनी बातों से पलट नहीं सकती थी, इसलिए वो समाज और लोगों के डर से अपनी दूसरी बहू को अपना लेती है। पर अब भी वो उससे नफरत करती थी और इसीलिए उसे परेशान करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ ये देखो, मैं भाभी के कमरे से उनके सारे कपड़े लेकर आई हूँ। आप एक काम करो, ये सारे कपड़े ऊपर छज्जे पर रख दो। मजा आएगा जब भाभी को उनके कपड़े नहीं मिलेंगे और वो भैया के साथ बाहर नहीं जा पाएंगी। अरे वाह मेरी बेटी, तूने दिखा दिया, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, खूंखार दिमाग वाली। शांति अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू को परेशान करने के लिए उसके सारे कपड़े घर के छज्जे पर फेंक देती है। पर यह सब कुछ सपना देख लेती है और अपनी देवरानी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देवरानी जी, इस घर में रह पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। माँ जी और काजल नए नए पैतरे आजमा रही हैं आपको परेशान करने के लिए, पर अब आपकी गर्दन लंबी है। आप आराम से अपनी गर्दन लंबी करके अपने कपड़े देख लो कि माँ जी ने कहाँ फेंके हैं और जल्दी से तैयार होकर देवर जी के साथ डिनर पर चली जाओ। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो शायद मैं इस घर में आ ही नहीं पाती। इतना बोलकर खुशबू अब कमरे के बाहर जाती है और अपनी गर्दन लंबी करके अपने सारे कपड़े छज्जे पर रख देती है और सीढ़ी लगाकर सारे कपड़े उतार लेती है। पर यह सब कुछ शांति और काजल अपनी आंखों से देख लेती हैं और डर जाती हैं। माँ, लगता है भाभी भूत है। देखा ना आपने कैसे उनकी गर्दन जिराफ जितनी लंबी हो गई थी। बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। माँ जी, ये कोई सपना नहीं है। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, मैं अपनी गर्दन अपनी इच्छा अनुसार बड़ी या छोटी कर सकती हूँ। जब आप मेरा मजाक बना रही थी उस समय भी मैं अपनी गर्दन बड़ी कर सकती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हो, इसलिए आप कुछ करने से पहले सोच लेना। इतना बोलकर खुशबू वहां से चली जाती है और शांति और काजल को अब भी विश्वास नहीं होता जो उन्होंने देखा था। अब इसी तरह एक रात शांति के पेट में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो रसोई में जाती है और चूरन का डिब्बा ढूंढने लगती है। तभी वहां खुशबू आती है और अपनी परेशान सास को देखकर, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हो। आप कहो तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बड़ी आई तू मदद करने वाली। एक तू ही है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, और दूसरा मेरे पेट की गैस जो कभी खत्म नहीं होती। चूरन रखा था ऊपर वाले ड्रॉर में, दिख नहीं रहा कहाँ चला गया। तो माँ जी, आप ये मुझे बता देती। आप भूल गई क्या, आपकी बहू अपने हिसाब से गर्दन बड़ी छोटी कर सकती है। मैं अभी अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करके आपका चूरन ढूंढ देती हूँ। इतना बोलकर खुशबू अपनी गर्दन लंबी कर लेती है और ऊपर वाले ड्रॉर्स में देखती है, और जैसे ही उसे चूरन मिलता है वो स्टूल की मदद से उसे चूर्ण को उतार कर अपनी सास को दे देती है। समय यूं ही बीतता है और पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि शांति की छोटी बहू की गर्दन जिराफ जितनी लंबी है। अब लोग इस चीज का फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, काकी हमारी मदद करो ना, हम बैडमिंटन खेल रहे तो शटल किसकी छत पर चली गई, हमें मिल ही नहीं रही। आप अपनी लंबी गर्दन से ढूंढ दो ना। क्यों, अब तुम्हारी माँ के साथ साथ क्या मेरी देवरानी तुम्हारा भी काम करे? भागो यहाँ से। क्यों भगा रही है मासूम बच्चों को बहू? वैसे भी ये कलमुही ही हमारी तो कुछ काम आती नहीं, बच्चों के ही काम आ जाएगी।
अब शांति के कहने पर खुशबू बाहर जाती है और अपनी लंबी गर्दन की मदद से बच्चों की शटल ढूंढ कर दे देती है। और एक दिन, दीदी इतने दिन हो गए पर माँ जी और नंद जी ने अब तक मुझे नहीं अपनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि वो लोग मुझे अपना लें। खुशबू चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है। हम अपने पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए कैंपिंग करने जाएंगे। जो घर में तुम्हारे लिए शिकायत खत्म ना हुई वो बाहर जरूर होगी। ये आइडिया अच्छा है। अब रवि जबरदस्ती अपनी पूरी फैमिली के साथ एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाता है, जहां सभी लोग रात में अपने अपने कैंप में सो रहे होते हैं। और तभी वहां कुछ डाकू डकैती करने के लिए आते हैं। सब सो रहे हैं, यहाँ आए सभी लोगों का सारा सामान लूट लो। इतना बोलकर जैसे ही डाकू कैंप के अंदर जाते हैं सभी लोग डर कर उठ जाते हैं और डाकू सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। उसके कुछ साथी उन पर बंदूक तान लेते हैं तो वहीं कुछ डाकू मिलकर कैंप के अंदर से सारा सामान चोरी करने लगते हैं। और तभी खुशबू अपने दिमाग लगाती है और अपनी गर्दन लंबी करके भूत बनकर उन डाकुओं को डराती है। अरे वाह, आज इतना सारा खाना मिलेगा। ये जंगल मेरा है और बहुत दिनों बाद इतना ताजा मांस आया है खुद चलकर मेरे जंगल में। अब इन बंधे लोगों को तो मैं बाद में, पर तुम डाकू को पहले मारूंगी। अरे मालिक, इस जंगल में तो लंबी गर्दन वाला भूत है, यहाँ से चलते हैं। अगर यहाँ रहे तो हमारी जान को खतरा है। इतना बोलकर सभी डाकू डर कर वहां से भाग जाते हैं। और डाकू के जाने के बाद काजल और शांति खुशबू से कहती है, भाभी आप अपनी लंबी गर्दन का बिल्कुल सही फायदा उठा रही हैं। अगर आज आप ना होती तो वो डाकू तो सामान लूटने के साथ साथ हमें भी भगवान के पास पहुंचा देते। अरे बहू, वरदानी है तभी तो मेरी लाडली है। अरे बहन, तुम तो खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी बहादुर बहू मिली है। शांति का एकदम से बदला मिजाज देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं शांति भी लोगों की तारीफ सुनकर अपनी बहू को अपना लेती है। और जब वो लोग घर आते हैं तो शांति और काजल खुशबू के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं।